हेलो स्टूडेंट। आज हम स्टार्ट करेंगे सोशल स्टडीज क्लास 7th चैप्टर 10 द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड इंट्रोडक्शन। तो इस चैप्टर में सबसे पहले भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने क्या कहा है ये देखेंगे। ये कहते हैं कि आई वुड लाइक टू पॉइंट आउट दैट इफ वी वर एबल टू एक्ट अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन विच हैज बीन अडॉप्टेड, आई एम श्योर वी शैल बी able very soon to make our country great. This is a goal which is within our power to reach, but its realization would require hard physical and mental labor and above all great moral regeneration. राजेंद्र प्रसाद जी यहाँ कहते हैं कि हमें संविधान के अनुसार काम करना है जिसे हमने अपनाया है, तो हम बहुत जल्दी ही अपने देश को महान बना पाएंगे और इसके लिए हमें कड़ी मेहनत करनी होगी ताकि हम अपने देश को महान बना सकें। और साथ ही साथ हमें बहुत नैतिक सुधार यानी कि अपने देश में सुधार करने होंगे। सो वी हैव प्रिपेयर्ड अ डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन। हमने एक ऐसा संविधान बनाया है जहां लोकतंत्र है, बट द सक्सेसफुल वर्किंग ऑफ डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस रिक्वायर इन दोज who have to work with them willingness to respect the viewpoint of others, capacity for compromise and accommodation। यानी हमें एक ऐसा संविधान बनाया है जो देश का विकास करने में हेल्प करेगा, लेकिन साथ ही साथ जरूरी ये है कि हम दूसरों का भी सम्मान करें, उनकी इच्छाओं का सम्मान करें और उनके साथ जो दूसरे लोग हैं उनके साथ आपस में मिलजुल के रहें। तो स्टूडेंट ये चैप्टर भारत के संविधान के बारे में बताएगा कि कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है और हमें क्यों जरूरत है कॉन्स्टिट्यूशन की। अब आप इस इमेज में देखिएगा कि जो 15 अगस्त या 26 जनवरी है नेशनल हॉलीडेज, उसमें परेड निकलती है राजपथ पर। तो उस इमेजेस के बारे में दिया गया है। तो आइए स्टूडेंट ये चैप्टर शुरू करते हैं। तो हमारा जो टॉपिक शुरू होगा आज वो होगा कि कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है। सो बेसिकली it was yet another chilly January in morning in Delhi. Much like every Republic Day, यानी कि रिपब्लिक डे पर, ये जनवरी की बात हो रही है, 26 जनवरी रिपब्लिक डे, ठीक है जी। तो उसमें क्या होता है ये देखते हैं। मास वॉइस इकोड थ्रू द हाउस, वेक अप। माँ है जो, वो कहती हैं कि सभी लोग उठ जाइए और परेड शुरू होने वाली है। पापा ऑलरेडी टीवी ऑन करके बैठे हुए हैं, दूरदर्शन पर परेड दिखाई जाएगी। तो पापा कह रहे हैं कि कुमार, निहारिका जल्दी आइए, द परेड इज स्टार्टेड। परेड स्टार्ट हो गई है। सभी बच्चे अपने बेड से उतरकर टेलीविजन देखने को लग जाते हैं और रिपब्लिक डे परेड देखते हैं। द साइट ऑफ मैजेस्टिक मार्चिंग बैंड्स, यानी कि जब परेड होती है तो उसमें बैंड्स भी होते हैं जो मार्च करते हैं। वाइब्रेंट डिस्प्ले एंड अनफर्लिंग ऑफ द ट्राइकलर ऑफ कर्तव्य पथ, यानी कि भारत का जो झंडा है, तिरंगा झंडा, उसको लहराया जा रहा है। This day carries a deep significance. It marks the coming into effect of the Indian Constitution on 26 जनवरी 1950। स्टूडेंट, जो भारत का संविधान है वो कब लागू हुआ? वो लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को, ठीक है। और ये संविधान की इमेज दी गई है। तो ये भारत का जो संविधान है जो लिखा गया है उसको प्रिजर्व करके लिखा गया है, रखा गया है। और कैसे? इसको कांच के एक शोकेस में रखा गया है जिसमें हीलियम गैस भरी है, जिससे हमारे भारत का जो संविधान है, जो मूल प्रति है, ओरिजिनल कॉपी है, वो खराब ना हो। ठीक है स्टूडेंट, आइए देखते हैं। ये भारत के संविधान की कॉपी, ओरिजिनल जो संविधान लिखा गया था वो यहाँ रखा हुआ है, हीलियम गैस इसमें भरी हुई है। तो आइए स्टूडेंट देखते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज अ डॉक्यूमेंट। बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है? ये एक डॉक्यूमेंट होता है ऑफ, और अ बुक, एक किताब है जो इसमें रूल्स एंड लॉज लिखे होते हैं कि हमारे देश को कैसे काम करना है। ठीक है स्टूडेंट। प्रेसिडेंट कौन होते हैं? प्रेसिडेंट भारत के संविधान को प्रिजर्व करने की शपथ लेते हैं, यानी कि सुरक्षित करने की शपथ लेते हैं। द प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड जजेस प्रॉमिस टू फॉलो इट्स प्रोविजन, यानी कि जो प्रधानमंत्री हैं या मंत्री हैं या जजेस हैं वो इसकी रक्षा करते हैं। अब देखते हैं स्टूडेंट कि संविधान होता क्या है। व्हाट इज अ कॉन्स्टिट्यूशन? सिंपल आंसर इसका ये है कि संविधान या कॉन्स्टिट्यूशन इज अ फ्रेमवर्क ऑफ 3 ऑर्गन्स।
कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन में इंक्लूड 3 चीजें होती हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, जो हमने क्लास 6 में पढ़ा था। और इन तीनों के क्या रोल हैं और क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, ये कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है। इसमें चेक्स एंड बैलेंस लिखा है कि सभी जो तीनों ऑर्गन्स हैं, जुडिशरी, लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव, ये सभी सेपरेट होंगे और अपने काम करेंगे, जवाबदेही देंगे। अकाउंटेबिलिटी का मतलब होता है आंसरेबल, और जिम्मेदारी से काम करेंगे। इसमें जो हमारे देश के नागरिक हैं उन सबके अधिकार और ड्यूटीज के बारे में लिखा हुआ है। और साथ ही साथ हमारे देश के संविधान में, भारत के संविधान में लिखा है एन आउटलाइन ऑफ द लॉन्ग टर्म गोल्स, कि भारत को विकास के रास्ते पर कैसे लेकर जाना है और हमें अपने देश को डेवलप कैसे करना है। नाउ स्टूडेंट, हम देखेंगे कि व्हाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे देश में संविधान की आवश्यकता क्यों है, क्यों हमें एक संविधान की जरूरत होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप अपने स्कूल में हैं, कबड्डी खेल रहे हैं और सडनली आप ये देखते हैं कि किसी तरह का कोई गलत चीज होती है या हैट्रिक लगती है या कोई सही चीज होती है, जिससे लोग कंफ्यूज होते हैं कि अब क्या डिसीजन लेना चाहिए। तो उस गेम को सही मायने में देखने के लिए क्या देखना पड़ेगा? रूल बुक। तो उस रूल बुक के अकॉर्डिंग, ऑफिशियल जो रूल बुक है उसके अकॉर्डिंग डिसीजन दिया जाएगा। तो ये रूल बुक क्या है? ये भी एक तरीके की संविधान है। कहाँ का? लेकिन ये कबड्डी के खेल का, कबड्डी में जितने भी जो खेल है, गेम है, उसमें किस तरीके से नियम लिखे गए हैं और रेफरी जो है वो किसको आउट देगा और किसको आउट नहीं देगा। ठीक है स्टूडेंट, ये याद रखिएगा। सो बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन इज अ रूल बुक जिसमें लॉ लिखे हुए हैं। नाउ यू विल अंडरस्टैंड कि भारत के रूल बुक क्या है या हमारे देश की रूल बुक क्या है। तो रूल बुक क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन, जिससे पूरा देश चलता है। सो अवर कॉन्स्टिट्यूशन इज समथिंग लाइक अ रूल बुक फॉर द कंट्री। जो भारत का संविधान है वो क्या है? रूल बुक है। किसके लिए? हमारे देश के लिए। नाउ आप इस बुक में पढ़ेंगे कि भारत का संविधान जब लागू हुआ, यानी कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जब इंप्लीमेंट किया गया, तो क्या था इसमें? 25 पार्ट्स, 12 शेड्यूल्स। ठीक है स्टूडेंट, एंड अब क्या हो गया है? 22 पार्ट्स। अभी प्रेजेंट में कितने? 25 पार्ट्स हैं, 12 शेड्यूल हैं। लेकिन पहले कितने थे? 22 पार्ट्स थे और 8 शेड्यूल थे, जो अब बढ़ चुके हैं। तो बढ़े कैसे? अमेंडमेंट के थ्रू। अमेंडमेंट क्या होता है स्टूडेंट? ये हम आगे पढ़ेंगे। और ये कब बढ़े हैं? 1950। ठीक है स्टूडेंट, चलिए। द बेसिक रूल एंड प्रिंसिपल इन कॉन्स्टिट्यूशन डिटरमाइन व्हाट काइंड ऑफ गवर्नमेंट विल बी देयर। जो भारत का संविधान है, जिसमें जो रूल्स या प्रिंसिपल लिखे हुए हैं, वो ये बताते हैं कि भारत में किस तरीके से सरकार होगी और सरकार के काम क्या होंगे, इनके नियम क्या हैं, ये सब हम पढ़ेंगे। आपने लास्ट क्लास में पढ़ा होगा कि लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, ये 3 ऑर्गन होते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से हर देश में। और अ कॉन्स्टिट्यूशन डिस्क्राइब्स, कॉन्स्टिट्यूशन क्या बताता है, क्या कहता है संविधान भारत का, कि हाउ लॉज आर टू बी मेड एंड इम्प्लीमेंटेड। नियम, रूल या कानून कैसे बनाया जाएगा और उनको लागू कैसे किया जाएगा। एग्जीक्यूटिव यानी कि नेता, इन लोगों को कौन चुनेगा और कैसे चुने जाएंगे। जुडिशरी क्या करेगी? जुडिशरी लॉ बनाएगी और जो भी लेजिस्लेचर लॉ बनाएगा उसको ये पास करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, सो मैनी कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूडिंग द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो स्टेट द वैल्यूज एंड आइडियल्स द कंट्री इज कमिटेड टू। ठीक है, तो भारत का जो संविधान है या दुनिया का कोई भी संविधान है, उसमें वैल्यूज और आइडियल्स के बारे में लिखा हुआ है कि भारत को किस तरीके से काम करना है, या जो 3 ऑर्गन दिखाएं ये किस तरीके से काम करेंगे। फॉर इंस्टेंस, इक्वलिटी एंड जस्टिस फॉर ऑल फ्रेटर्निटी, यानी कि सभी लोग मिलजुल कर रहेंगे, समानता से रहेंगे और सभी को न्याय मिलेगा। जस्टिस की बात है, इक्वल जस्टिस का मतलब होता है समान न्याय। प्लूरलिज्म एंड फ्रीडम, सभी लोगों को आजादी होगी। इनफैक्ट इट इज दीज वैल्यूज एंड आइडियाज दैट यूजुअली form the basis for the laws and principles in a constitution।
तो हमारी जो रूल बुक है, भारत की जो रूल बुक है जिसे हम कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, उसमें इक्वलिटी, बराबरी की बात की गई है, जस्टिस, न्याय की बात, और फ्रेटर्निटी यानी कि बंधुत्व, सभी लोगों के बीच समानता, प्रेम, भाईचारे की भावना की बात की गई है। अब कॉन्स्टिट्यूशन के इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं स्टूडेंट। कॉन्स्टिट्यूशन के जो इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं वो क्या है? वैल्यूज एंड आइडियल ऑफ द सोसाइटी, सोसाइटी में किस तरीके से रहना है, पॉलिटिकल सिस्टम क्या होगा, नागरिकों के अधिकार क्या होंगे और उनकी ड्यूटीज क्या होंगी, स्ट्रक्चर एंड फॉर्मेशन ऑफ द गवर्नमेंट, मतलब सरकार किस तरीके से बनेगी और किस तरीके से काम करेगी, फंक्शन ऑफ डिफरेंट पार्ट ऑफ गवर्नमेंट, सरकार के जो भाग हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन है या संस्थाएं हैं, वो किस तरीके से काम करेंगी, और हमारे देश की सरकार किन नियमों का पालन करेगी। नाउ, राइटिंग द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी हैं, ये प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली थे एट द स्टार्ट ऑफ द प्रोसेस ऑफ राइटिंग द कॉन्स्टिट्यूशन। ये भारत में जब संविधान लिखना शुरू हुआ तो ये टेम्परेरी प्रेसिडेंट थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली क्या होती है? संवैधानिक सभा, ऐसे लोगों की ऑर्गेनाइजेशन जिन्होंने संविधान लिखा था। ठीक है स्टूडेंट, तो ये क्या कहते हैं? सच्चिदानंद सिन्हा जी कहते हैं, I wish your laborer success and invoke divine blessings that your proceedings may be marked not only by good sense, public spirit, and genuine patriotism, but also by wisdom, toleration, justice, and fairness to all, and above all with a vision which may restore India to her pristine glory and give her a place of honor and equality amongst the great nations of the world. इसका मतलब ये होता है कि भारत को हमेशा एक ऐसा देश बनाना है, या मैं एक ऐसी इच्छा रखता हूं या ईश्वर से प्रार्थना करता हूं जिससे हमारे देश में समझदारी, जनसेवा और सच्ची भावना हो, लोग बुद्धिमान हो, सहनशील हो, न्याय सबको मिले, और एक ऐसी सोच डेवलप हो, एक ऐसा आइडिया डेवलप हो जो भारत को उसका पुराना जो गौरव है वो दिला सके। ठीक है स्टूडेंट, तो ये सच्चिदानंद सिन्हा जी ने कहा था कि हमें भारत को एक ऐसा देश बनाना है जिससे पुराना गौरव जो हमारा है वो वापस आए और हमारा देश पूरी दुनिया में महान से महान देश बन जाए। While India was struggling for independence from British rule, जब हम लोग आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे तो हमें एक सरकार की आवश्यकता थी। देयर वर मैनी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, हम ये चाहते थे कि हमारी खुद की सरकार हो, जो जनता की सरकार हो, जनता ही अपने नेताओं को चुने। ठीक है, हमें एक ऐसी सरकार की आवश्यकता थी, तो उसके लिए हमने क्या किया? हमने अपने देश को आजाद कराया और कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। तो उसके अलावा अब देखिए, ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है? एक ऐसे लोगों की सभा या कुछ लोग जो मिलकर भारत का संविधान बना रहे थे, उनको कहते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। 1946 में ये बनाई गई, और जब ये बनी तो इसमें 389 मेंबर्स थे, जो बाद में पार्टीशन के बाद कितने रह गए? 299। और टोटल वुमेन कितने थी इसमें कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में? 15। तो इन्होंने क्या किया कि इन्होंने भारत का संविधान बनाया, और ये मेंबर कहां से आए थे? डाइवर्स रीजन्स, प्रोफेशंस एंड सोशल ग्रुप। तो हमारे देश का जो संविधान है वो सभी लोगों ने मिलकर बनाया, जो अलग अलग देश के हिस्सों से आए हुए थे। नेक्स्ट टॉपिक है, हाउ वाज अवर कॉन्स्टिट्यूशन डेवलप्ड, हमारे देश का संविधान कैसे बना। ठीक है स्टूडेंट, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वॉज डेवलप्ड एंड रिटन बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। भारत का संविधान किसने बनाया है? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में बनाया है, और इसको लगभग 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे। ठीक है, और ये 9 दिसंबर 1946 में फॉर्म्ड किया गया। अब इन मेंबर्स को कैसे चुना गया था? प्रोविंस के थ्रू, यानी कि हुज मेंबर्स हैड बीन इन टर्न इलेक्टेड बाय द पीपल। ये जो लोग हैं इनको जनता ने नहीं चुना था, बल्कि जो राज्य हैं, प्रोविंस है, उन्होंने चुना था। राजेंद्र प्रसाद कौन थे? इसके चेयरमैन थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, और ड्राफ्टिंग का काम था, यानी कि संविधान लिखने का काम था, वो हमारे देश के एक महान नेता हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, उन्होंने किया था। ठीक है, वही ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे।
दिस रिजल्टिंग डॉक्यूमेंट्स केम इनटू इफेक्ट ऑन 26 जनवरी 1950। तो ये 1950 को 26 जनवरी को हमारे देश का संविधान लागू होता है, ठीक है। और इसी दिन हम रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है स्टूडेंट। द इनिशियल टेक्स्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन वॉज प्रिपेयर्ड बाय ड्राफ्टिंग कमिटी। तो ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन कौन है? डॉक्टर अंबेडकर साहब। आप देखिएगा ये बैठे हुए हैं, डॉक्टर अंबेडकर साहब बैठे हुए हैं। एन एमिनेंट सोशल रिफॉर्मर एंड द फर्स्ट लॉ एंड जस्टिस मिनिस्टर। ये भारत के पहले लॉ एंड जस्टिस मिनिस्टर थे, आजाद भारत के, अंबेडकर जी। ठीक है स्टूडेंट, याद रखिएगा कि भारत के लॉ एंड जस्टिस मिनिस्टर कौन थे? डॉक्टर बी आर अंबेडकर जी। ओके, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है व्हाट शेप्ड एंड इन्फ्लुएंस्ड इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। यानी कि भारत का जो संविधान है वो कैसे बना या किससे इन्फ्लुएंस हुआ, हमारे देश के संविधान पे किसका प्रभाव सबसे ज्यादा है या किन किन देशों का प्रभाव है। द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज डेवलप्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। और इसमें कई देशों का इन्फ्लुएंस है। ये आइडिया या आइडियल्स ऑफ इंडियन फ्रीडम मूवमेंट के हमने लिए हैं। और इन्फ्लुएंस इंडिया सिविलाइजेशनल हेरिटेज एंड कल्चर ऑल्सो प्लेड अ की रोल। हमारे देश का संविधान, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए हमने अपनी सोसाइटी के, अपने समाज के जो महान चीजें हैं वो अपने देश के संविधान में लिखी हैं, ठीक है। इन्फ्लुएंस ऑफ द इंडियन फ्रीडम मूवमेंट। इंडियन फ्रीडम मूवमेंट मतलब जब हम आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे तो उसका देश के संविधान पे क्या प्रभाव पड़ा। सो बेसिकली द कॉन्स्टिट्यूशन वाज द कॉर्नर स्टोन फॉर एन इंडिपेंडेंट इंडिया। कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? एक वो किताब है जो आजाद भारत के लिए लिखी गई, जिसमें नियम या प्रिंसिपल्स लिखे हुए हैं। A number of leaders of India's freedom movements were member of the Constituent Assembly। यानी कि जो लोग देश की लड़ाई लड़ाई लड़ रहे थे, देश को आजाद कराने के लिए, वो लोग कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में थे। और इनको पता था कि हमारे देश को चलाना कैसा है, हमारे देश का विकास कैसे होगा, देश के सभी लोगों को इक्वलिटी या जस्टिस, आजादी या फ्रेटर्निटी, भाईचारा कैसे मिलेगा, कैसे हम देश को महान बना सकते हैं। The experience and learning from the freedom struggle also provided answer to many of the how and what question। सबसे बड़ी समस्या ये थी कि हम अपने देश का संविधान कैसे बनाएंगे। जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी वो यही सोचते थे कि हम अपने देश का कैसे संविधान बनाएं और ऐसा क्या बनाएं उस देश के संविधान में जिससे सभी लोगों को फ्रेटर्निटी, इक्वलिटी और जस्टिस मिले। ठीक है स्टूडेंट। सो नाउ अब ये कुछ क्वेश्चंस हैं इंडियंस, इसमें आप देखिएगा कि हाउ डू वी मेक श्योर दैट एवरी एडल्ट सिटीजन हैज अ राइट टू वोट। ये कैसे तय होगा कि देश के सभी व्यक्ति वोट दे सकें, सभी लोगों के पास अपने अधिकार हों। एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर एंड जुडिशरी, ये तीनों ऑर्गेनाइजेशन, ये तीनों संस्थाएं अब एक दूसरे से अलग हों और स्वतंत्र आजाद रूप से काम करें। फंडामेंटल राइट्स कैसे मिलेंगे सब लोगों को, फंडामेंटल ड्यूटीज क्या होंगी। तो ये सारी प्रॉब्लम्स थी संविधान बनाने में, लेकिन हमारे देश के महान नेताओं ने संविधान को बनाया। आप इस चैप्टर में पढ़ेंगे यूनिटी इन डाइवर्सिटी, जो हमने 6th क्लास में भी पढ़ा था, यानी कि अनेकता में भी एकता। हम एक हैं, भले ही हम अलग धर्म के मानने वाले हों, अलग जाति के हों, अलग रंग के हों या अलग जगह पर रहते हों, लेकिन फिर भी हम सभी लोग एक हैं। सम फंडामेंटल प्रिंसिपल्स आर एम्बेडेड इन अवर कल्चर। कुछ फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हैं जो हमारे संविधान में लिखे गए हैं, जैसे नेचर एज सेक्रेड, हमने प्रकृति को पवित्र माना है। ज्ञान की महानता को हम मानते हैं, महिलाओं का सम्मान करते हैं और वसुधैव कुटुंबकम पर बिलीव करते हैं। वसुधैव कुटुंबकम का मतलब क्या है? द वर्ल्ड इज वन फैमिली, यानी कि सारा धरती के लोग सब हमारे परिवार हैं। एंड सर्वे भवंतु, सर्वे भवंतु का ये एक आप देखिएगा, सर्वे भवंतु सुखनाय, इसका मतलब है कि सभी लोगों के भले की कामना करना, यानी कि सभी लोगों का विकास हो, सभी लोगों का भला हो। ऑल दीज प्रिंसिपल्स फाइंड अ प्लेस इन अवर कॉन्स्टिट्यूशन। ये सारे प्रिंसिपल हमारे देश के संविधान में लिखे हुए हैं। नाउ इसमें एक लेट्स रिमेंबर का एक पॉइंट है, ये देखिए
कि we described various type of governance system that we experimented within India. भारत में कई तरीके की सरकार रही है, जैसे अगर हम इतिहास में देखेंगे जनपद, संघ, रूलर्स एंड देयर काउंसिल. कौटिल्य के कॉन्सेप्ट में क्या कहा गया? सप्तांगा और राजधर्म, यानी कि राजधर्म क्या है किसी देश का, किसी देश को किस तरीके से चलाना चाहिए. It was therefore quite natural that the constitution makers would incorporate these ideas of our civilizational heritage into our constitution. इसको क्या कहते हैं? फंडामेंटल ड्यूटीज, यानी कि हमारे देश के संविधान में सभी के लिए फंडामेंटल ड्यूटीज लिखी गई हैं. अब फंडामेंटल ड्यूटीज क्या होते हैं? जैसे हमें अपने देश को साफ रखना है, स्वच्छ रखना है, हमें साइंटिफिक टेम्परामेंट यानी वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा देना है, हमें अंधविश्वास पे यकीन नहीं रखना है. नाउ लर्निंग फ्रॉम अक्रॉस द वर्ल्ड. अब देखेंगे कि इस धरती पर जब संविधान की विकास होना शुरू हुआ है, संविधान बनना शुरू हुआ, तो वो कैसे हुआ. इन एडिशन इन द इंडियन ट्रेडिशन ऑफ अ नो भद्रा कर्तव्यो यंतु विश्वता. ठीक है स्टूडेंट, ये याद रखिए. अब इसका मतलब क्या है? लेट नोबल थॉट्स कम टू मी फ्रॉम एवरी साइड, यानी कि देश के या समाज के भले के लिए जितने भी विचार हैं वो सब मेरी तरफ आने दो. इसका मतलब ये होता है कि जब भारत का संविधान बना स्टूडेंट, तो जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में लोग थे, इन्होंने पूरी दुनिया के संविधान की स्टडी की और सभी दुनिया के जितने भी संविधान थे उनमें जो अच्छी बातें थी वो अपने संविधान में हमने एक्सेप्ट की. जैसे ऑस्ट्रेलिया, यूके, यूएस, आयरलैंड और भी कई सारे देश, जापान, रशिया, यहां से हमने कई सारी चीजें ली हैं. जैसे फॉर एग्जाम्पल द आइडियाज ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, ये कहां से लिया हमने? फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है. जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन 1789 में हुआ था वहां से लिया है. डीपीएसपी, इसको कहते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी. इस बारे में हम आगे पढ़ेंगे. ठीक है स्टूडेंट, ये भी हमने कहां से लिया है? आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से. और अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या लिए हैं? फंडामेंटल राइट्स और इंडिपेंडेंट जुडिशरी. फंडामेंटल राइट्स मतलब अधिकार और स्वतंत्र जुडिशरी. ठीक है स्टूडेंट, अब आप इस कॉन्स्टिट्यूशन के जब आप पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि यहां पर जो भारत का संविधान है वो किस तरीके से लिखा गया है. सम इलस्ट्रेशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. क्या कहा गया? अ सीन फ्रॉम एन एंशिएंट गुरुकुल. सबसे पहले गुरुकुल की इमेज दी गई है. फिर अ सीन फ्रॉम द रामायणा, रामास कॉन्क्वेस्ट ऑफ लंका एंड रिकवरी ऑफ सीता. जब भगवान राम ने लंका पर आक्रमण किया था और सीता माता को छुड़ाया था. ये महाभारत का सीन दिया गया है, इमेज दी गई है महाभारत की, कि महाभारत में क्या है? कृष्णा प्रोपाउंडिंग द गीता टू अर्जुन. जब भगवान कृष्ण अर्जुन को उपदेश देते हैं जो गीता में लिखे हुए हैं. ये उड़ीसियन स्कल्पचर बना हुआ है, यानी कि उड़ीसा में किस तरीके से स्कल्पचर दिखाया गया है इसमें. ठीक है स्टूडेंट, अब आप ये सारी इमेजेस देखिएगा. एन इमेज ऑफ नटराज, ठीक, सीन फ्रॉम महाबलीपुरम बेस रिलीफ, भागीरथास पिनांस एंड डिसेंट ऑफ गंगा. गंगा नदी के बारे में बताया गया है, भागीरथी के बारे में बताया गया है, महाबली के बारे में बताया गया है, अकबर और मुगल एम्पायर के बारे में बताया गया है, नालंदा यूनिवर्सिटी जो हमारे देश की सबसे प्राचीन यूनिवर्सिटी थी उसके बारे में बताया गया है. तो भारत के संविधान में काफी कुछ लिखा गया है. नाउ द की फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. अब हम देखेंगे कि इंपॉर्टेंट फीचर्स क्या हैं हमारे देश के संविधान के. फीचर्स का मतलब होता है बातें. तो हमारे देश के संविधान की इंपॉर्टेंट बातें क्या हैं, क्या इसमें लिखा हुआ है, ये हम देखेंगे. सो सबसे पहले लिखा है देयर आर 3 ऑर्गन्स. ठीक है स्टूडेंट, 3 ऑर्गन्स हैं हमारे देश के संविधान के. ऐसे मान के चलिए आप, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, और ये तीनों एक दूसरे से अलग हैं. लेजिस्लेचर का काम क्या है? कानून बनाना. द लॉ इज इम्प्लीमेंटेड बाय द एग्जीक्यूटिव. कानून कौन बनाएगा? लेजिस्लेचर. इंप्लीमेंट या लागू कौन करेगा? एग्जीक्यूटिव. और एग्जीक्यूटिव का हेड कौन है? प्राइम मिनिस्टर. The judiciary ensures that all laws made are in accordance with the constitution. Judiciary का काम क्या होगा कि जो भी कानून बना है वो संविधान के अकॉर्डिंग है, कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग है या नहीं. अगर कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग नहीं है कोई भी कानून, जो
एग्जीक्यूटिव ने लागू किया है या लेजिस्लेचर ने बनाया है तो कोर्ट उसको खत्म कर देती है, नल एंड वॉइड कर देती है। भारत में 3 तरीके की सरकार होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड लोकल गवर्नमेंट या पंचायती राज सिस्टम। और सभी जो सरकारें हैं वो अपना काम करती हैं। जैसे सम फंक्शंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी आर रिजर्व्ड फॉर द सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट के कुछ काम है, स्टेट गवर्नमेंट के काम है, इसी तरीके से लोकल गवर्नमेंट के काम है। नाउ the constitution addresses these points comprehensively. It clearly defines the roles, function and responsibilities and accountability measures for each organ of government. यानी कि हमारे देश में जो 3 संस्थाएं हैं या 3 ऑर्गन्स हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, इन सब के रोल्स, फंक्शन या क्या काम करेंगी, इनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये सब लिखा हुआ है। इलेक्टोरल सिस्टम कैसे काम करेगा ताकि प्रत्येक व्यक्ति हमारे देश का जो 18 साल से ऊपर का है वो वोट कर सके। अदर कोर एस्पेक्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आर द फंडामेंटल ड्यूटीज। फंडामेंटल ड्यूटीज हमारे संविधान में लिखी हुई है जो हर नागरिक पे लागू होती है। फंडामेंटल राइट्स क्या है ये लिखा हुआ है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी लिखा हुआ है। ठीक है, तो हमारे देश के हर नागरिक का कर्तव्य क्या है, उसकी आवश्यकताएं क्या है, उसकी जिम्मेदारियां क्या है, ड्यूटीज क्या है या उसके अधिकार क्या है, ये सब लिखा हुआ है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं डीपीएसपी, ये हमारे देश के इकोनॉमिक विजन को इम्प्रूव करता है, इसको डेवलप करता है। अब इसमें हम देखेंगे कि हमें गवर्नमेंट को ये डीपीएसपी को फॉलो करना आवश्यक है या नहीं। सो बेसिकली डीपीएसपी या डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स आर द गोल्स दैट द गवर्नमेंट शुड ट्राई टू अचीव। ये गोल्स होते हैं जो गवर्नमेंट को या सरकार को अचीव करने की कोशिश करनी चाहिए। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल everybody in the country must have a good standard of living. गुड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग का मतलब होता है साफ हवा, साफ पानी, प्रदूषण या पॉल्यूशन नहीं होना चाहिए, साफ सड़कें होना चाहिए, यह आपका अधिकार है स्टूडेंट। और अगर सरकार इस काम को नहीं करती है तो आप सरकार से सवाल पूछ सकते हैं। सो फंडामेंटल राइट्स ऑन द अदर हैंड टू प्रॉमिस दैट मस्ट बी केप्ट। आपके फंडामेंटल जो राइट हैं वो आपसे कोई छीन नहीं सकता, चाहे आप किसी भी धर्म, जाति या एरिया के हों या कहीं भी रहते हो या किसी भी रंग के हों या किसी भी गोत्र के हों, आपसे कोई भी आपके अधिकार नहीं छीन सकता। अगर आपसे कोई आपके अधिकार छीनता है तो सुप्रीम कोर्ट हमारे देश का और हाई कोर्ट आपकी मदद करेगा। द पीपल हु रोट अवर कॉन्स्टिट्यूशन क्रिएटेड दिस सिस्टम ऑन पर्पस। जिन्होंने अभी हमारे देश का संविधान लिखा है उन्होंने फंडामेंटल राइट्स को बहुत अच्छे तरीके से लिखा है ताकि पूरे देश के लोगों को समान तरीके से देखा जाए। एंड सम बिगर गोल्स मतलब डायरेक्टिव प्रिंसिपल, ताकि हमारे देश के जो नेता हैं, हमारे देश की जो सरकार है, वो भी इन बिगर गोल को अचीव करने का प्रयास करें। ठीक है स्टूडेंट। सर अब ये जो टॉपिक हमारा शुरू हुआ है इसे बेगम एजाज रसूल ने कहा है ड्यूरिंग द कंस्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट। 22 नवंबर 1949 को बेगम एजाज रसूल ने कहा था कि द वुमेन ऑफ इंडिया आर हैप्पी टू स्टेप इनटू देयर राइटफुल हेरिटेज ऑफ कंप्लीट इक्वलिटी विद मैन। इन्होंने कहा कि जो देश की महिलाएं हैं वो बहुत खुश हैं क्योंकि उन्हें अब हमारे देश के संविधान ने बराबर का दर्जा दिया है। Because I say so because I am convinced that this is no new concept which has been postulated for the purpose of this constitution. हमारे देश में पहले संविधान बनने से पहले महिलाओं को बराबर नहीं समझा जाता था, लेकिन हमारे देश के संविधान ने महिलाओं को यह अधिकार दिया कि अब वो भी अपना वोट डाल सकती हैं और समान नागरिक कहलाई जाएंगी। ये हमारे देश के संविधान की एक महान बात है। अब आप देखिए राइट टू इक्वलिटी क्या होता है? बराबरी का अधिकार, जो आर्टिकल 14 में लिखा है। राइट टू फ्रीडम, आजादी, स्वतंत्रता, ये किस में लिखा है? आर्टिकल 21 में। किस चीज की स्वतंत्रता है आपको? प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल
लिबर्टी, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, और सबसे इंपॉर्टेंट स्टूडेंट आप सभी के लिए आर्टिकल 21A, राइट टू एजुकेशन, यानी कि ये शिक्षा का अधिकार, आपसे कोई भी पढ़ने का अधिकार नहीं छीन सकता, ये आपका फंडामेंटल राइट है। अब देखिएगा हमारे संविधान में जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं उनमें क्या है। फंडामेंटल राइट्स लिखे हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स यानी कि ड्यूटीज, फंडामेंटल्स राइट यानी अधिकार, फंडामेंटल ड्यूटीज, ठीक है स्टूडेंट। वेलफेयर, अब ये यहाँ पर आर्टिकल लिखे हैं जो आर्टिकल हमें बताते हैं कि क्या करना है। जैसे आर्टिकल 41 कहता है वेलफेयर गवर्नमेंट, हमारे देश की सरकार ऐसी सरकार होगी जो समाज का भला करेगी, सभी लोग समान होंगे। आर्टिकल 48 कहता है एनवायरमेंट एंड वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन, हमें अपने पर्यावरण को सुरक्षित रखना है। 44 कहता है यूनिफॉर्म सिविल कोड, यानी कि देश के कानून सभी लोगों पर बराबरी से लागू होंगे। आर्टिकल 49 कहता है कि हमें जो भी हमारे देश की विरासत है, मॉन्यूमेंट्स या बिल्डिंग या इमारतें बनी हैं, उनकी रक्षा करनी है। आर्टिकल 47 कहता है न्यूट्रिशन, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड पब्लिक हेल्थ। तो ये सारे आर्टिकल हमारे देश के संविधान से लिए गए हैं जो हमारे समाज के भले के लिए हैं। अब हमारे देश के संविधान को क्या कहा जाता है? लिविंग डॉक्यूमेंट्स। द कॉन्स्टिट्यूशन इज अ लिविंग डॉक्यूमेंट्स, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एक लिविंग डॉक्यूमेंट्स है। द कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स रियलाइज दैट अ नीड फॉर न्यू लॉज एंड रूल्स वुड इमर्ज ओवर टाइम। जो संविधान को बनाने वाले लोग थे, कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने वाले लोग थे, उन्होंने सोचा कि आने वाले समय में ऐसा हो सकता है कि हमें अपने संविधान में, कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ चेंज करने की जरूरत पड़े, आवश्यकता पड़े। तो इसके लिए इन्होंने अमेंडमेंट का प्रोसेस बनाया, ठीक है स्टूडेंट, जिससे हम अपने संविधान में सुधार कर सकते हैं। समय के साथ हम इसको, जो भी कानून है उनको बदल सकते हैं जो समाज के लिए भले के लिए होते हैं। फॉर एग्जाम्पल पार्ट 4A फंडामेंटल ड्यूटीज, ये कब ऐड किया गया? 1976 में, जबकि हमारे देश का संविधान कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 को, और हमारा देश आजाद कब हुआ? 15 अगस्त को। वी मस्ट रिमेंबर दैट एनी चेंजेस कॉल्ड अमेंडमेंट, यानी कि अगर कोई भी हम चेंज करते हैं तो उसको क्या कहते हैं? अमेंडमेंट्स। अमेंडमेंट्स के थ्रू हम अपने संविधान की जो काम नहीं है या कुछ ऐसे कानून है जिससे जनता का नुकसान हो रहा है, उसको हम बदल सकते हैं। इसके लिए हमें डिबेट, यानी कि जो लेजिस्लेचर है या पार्लियामेंट है उसमें बहस होती है और फिर उसमें वोटिंग होती है, तो जो भी समाज का अच्छा होता है जिन कानूनों से, उनको लागू कर दिया जाता है। ठीक है स्टूडेंट, जैसे एक एग्जाम्पल है कि आप देखिएगा आजादी के बाद लोगों को, जनता को अपने घर पर तिरंगा झंडा फहराने की इजाजत नहीं थी, उनको परमिशन नहीं थी। तो 2004 में भारत के एक नागरिक ने कोर्ट में केस कर दिया कि सर हमको परमिशन दी जाए कि ये हम अपने देश का झंडा अपने घर पर लहरा सकें, ये हमारा फंडामेंटल राइट है। ठीक है स्टूडेंट, ये फंडामेंटल राइट है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन इसको कहा जाता है। ओके, इसके अलावा हमने पंचायती राज पढ़ा। पंचायती राज कब लागू हुआ था? 1992 में, 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। और सबसे पहले कहाँ लागू हुआ? नागौर, राजस्थान में पंचायती राज सिस्टम सबसे पहले राजस्थान में लागू हुआ। Government also create opportunities for people to provide feedback on proposed laws or changes in rule. अगर देश के संविधान में या देश की सरकार कोई भी कानून बनाना चाहती है तो इसके लिए वो जनता की राय भी लेती है, कि जनता का राय बहुत जरूरी होती है। जैसे कैलीग्राफर प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने एक टेक्स्ट लिखा जिसमें ये कहते हैं कि नंदलाल बोस एंड हिज टीम इलस्ट्रेटेड इट्स पेजेस विद सीन्स फ्रॉम इंडियन हिस्ट्री फ्रॉम मोहनजोदारो टू द फ्रीडम मूवमेंट। ठीक है स्टूडेंट, याद रखिए कि भारत के संविधान सिर्फ एक लीगल डॉक्यूमेंट्स नहीं है, बट ये एक तरीके की आर्ट है। जिसको किसने बनाया था? कैलीग्राफर है ये, इनका नाम है प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, जिन्होंने हाथों से लिखा था। अगर आपका कभी मौका मिले तो आप दिल्ली जाकर देखिएगा। ठीक है स्टूडेंट,
अब यहां पर आधार कार्ड की इंफॉर्मेशन दी गई कि इनवाइटिंग कमेंट्स ऑन ड्राफ्ट अमेंडमेंट टू द आधार ऑथेंटिकेशन फॉर गुड गवर्नेंस रूल 2020। तो आधार कार्ड कंपलसरी है सभी लोगों के लिए, देश के हर नागरिक के लिए, हर व्यक्ति के लिए, जिससे उसकी पहचान हो सके। ठीक है स्टूडेंट। नाउ अंडरस्टैंडिंग द प्रियम्बल, द गाइडिंग वैल्यूज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। स्टूडेंट, प्रियम्बल क्या होता है? ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे कि प्रियम्बल होता क्या है। बेसिकली जो संविधान में लिखा हुआ है, हमारे देश का संविधान दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है, तो इसमें जो लिखा हुआ है पूरे संविधान में, उसी को सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन के पेज पे दिया गया है और इसी पेज को कहते हैं प्रियम्बल। दीज गाइडिंग वैल्यूज, इसमें लिखा है कि देश के संविधान कैसे काम करेगा और देश के लोगों को किस तरीके से हेल्प करेगा। ठीक है स्टूडेंट, अब आप देखिएगा कि प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या लिखा है। वी द पीपल ऑफ इंडिया, सबसे पहले शुरू होता है हम भारत के लोग, यानी कि ये किसी एक व्यक्ति के बारे में नहीं है। प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, मिनिस्टर, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, इन सब के बारे में नहीं है। महिलाएं, पुरुष, बच्चे, बूढ़े, ये कहता है प्रियम्बल कि वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग, यानी कि भारत के रहने वाले सभी लोगों के लिए ये संविधान है। solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic and to secure to all citizens। अब देखते हैं सॉवरन का मतलब क्या होता है। सॉवरन का मतलब होता है कि हमारे देश अपने डिसीजन लेने के लिए स्वतंत्र है, आजाद है, और हमारे देश के लिए कोई भी और दूसरा देश या एक्सटर्नल लोग इंटरफियर नहीं करेंगे। हम लोग स्वतंत्र हैं अपने डिसीजन लेने के लिए। ठीक है स्टूडेंट। रिपब्लिक का मतलब क्या होता है कि हेड ऑफ द स्टेट इलेक्शन से चुना जाएगा, यानी कि हेड ऑफ द स्टेट कौन है? प्रेसिडेंट साहब है। तो राष्ट्रपति जी का जब चुना जाएगा राष्ट्रपति जी को, तो इलेक्शन होगा। ऐसा नहीं होगा कि राष्ट्रपति का बेटा ही राष्ट्रपति बनेगा। जस्टिस की बात की जाए तो जस्टिस का मतलब होता है स्टूडेंट कि जो भारत के नागरिक हैं उन सभी के साथ समान न्याय या बराबरी का इंसाफ होगा, चाहे वो किसी भी कास्ट के हों, रिलीजियन के हों या जेंडर के हों, या अमीर हों या गरीब हों। सरकार सभी के साथ बराबरी का व्यवहार करेगी, या कोर्ट अदालत सभी के साथ बराबरी का व्यवहार करेगी। लिबर्टी का मतलब क्या होता है स्टूडेंट? आजादी। ठीक है, हम ऐसे कह सकते हैं। सो देयर आर नो अनरीजनेबल रिस्ट्रिक्शन ऑन द सिटीजन इन व्हाट दे थिंक। लोगों के सोचने पर या कुछ बोलने पर कोई रोक टोक नहीं है। अगर आप सरकार को भी क्रिटिसाइज करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, ये हमारे देश के संविधान ने हमें अधिकार दिया है। सोशलिस्ट का मतलब क्या होता है? वेल्थ इज जनरेटेड सोशली एंड शुड बी शेयर्ड बाय द सोसाइटी, यानी कि जो रिसोर्सेज है, जो वेल्थ है, वो समाज में बराबरी से बंटना चाहिए, किसी एक व्यक्ति का अधिकार नहीं होना चाहिए। ठीक है स्टूडेंट। अब देखते हैं सेकुलर का मतलब क्या होता है। सेकुलर का मतलब होता है कि देश का कोई धर्म नहीं है। हमारे देश में सभी लोगों को अपना अपना धर्म मानने की आजादी है, फ्रीडम है। डेमोक्रेटिक का मतलब क्या होता है? अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वेयर द पीपल एंजॉय इक्वल पॉलिटिकल राइट्स, elect their rulers and hold them accountable. The government is run according to some basic rule. डेमोक्रेटिक का मतलब होता है कि जनता सबसे ऊपर होती है और जनता ही अपना नेता चुनेगी, या अगर जनता को अपना नेता हटाना है तो वो हटा देगी, वोट देगी, जिसे वोट देगी सरकार उसी की बनेगी। फ्रेटर्निटी का मतलब क्या होता है कि वी आर ऑल द मेंबर ऑफ सोसाइटी या फैमिली, हम सभी लोग अपने एक परिवार के सदस्य हैं। भारत में रहने वाले सभी लोग एक ही परिवार के हैं। इक्वलिटी का मतलब क्या होता है कि हम सब कानून की नजर में, लॉ की नजर में बराबर हैं। द सोशल इनइक्वालिटी हैव टू एंडेड, यानी कि सामाजिक असमानता या सोशल इनइक्वालिटी खत्म हो चुकी है। हम सभी लोग बराबर हैं और हम सभी लोगों को बराबर से अवसर मिलना चाहिए, अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। अब आप ये लिस्ट देखिए स्टूडेंट, इसमें लिखा हुआ है फीचर्स ऑफ द प्रियम्बल और हाउ वी सी देम इन अवर डेली लाइफ।
सोवरेन का मतलब क्या होता है इस लिस्ट में आप लोग लिखिएगा। रिपब्लिक का मतलब क्या होता है, जस्टिस का मतलब लिखा हुआ है, लिबर्टी का मतलब क्या होता है, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, इन सारे वर्ड्स के मीनिंग आपको अपनी बुक में लिखने हैं। सो बिफोर वी मूव ऑन, अब देखते हैं स्टूडेंट, इंस्टीट्यूशन कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? इट इज अ रूल बुक। ओके, ये क्या करती है? ये सभी नागरिकों के रक्षा करती है, उनके अधिकारों की रक्षा करती है। और जो नागरिक हैं, सिटीजन्स आर ऑल्सो एक्सपेक्टेड टू फॉलो द फंडामेंटल ड्यूटीज। हमारे देश के जो नागरिक हैं उन्हें अपनी ड्यूटीज को पूरा करना आवश्यक है। रिच सिविलाइजेशनल हेरिटेज ऑफ इंडिया, यानी कि हम एक महान समाज से जुड़े हुए हैं, हमारी विरासत, ये ऐतिहासिक संस्कृति बहुत महान है। The freedom struggle and good practices from the constitutions of other countries served as the building blocks of the Indian Constitution. जैसा कि आप जानते हैं स्टूडेंट कि हमने अपने देश के संविधान में कई देशों की अच्छी बातें ली जिससे हमारा संविधान एक महान संविधान बन सके और हमारे देश का संविधान दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। Its key features define the social, economic, and political structure of the country and its parliamentary form of government. की फीचर्स क्या है कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक स्ट्रक्चर, यानी कि सोशल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक जो स्ट्रक्चर है वो देश का किस तरीके से होना चाहिए, और जो सरकार है वो पार्लियामेंट फॉर्म में होना चाहिए। यानी कि सरकार कौन चुनेगा? जनता। जनता ही सरकार चुनेगी। वो सरकार किसके लिए अकाउंटेबल होगी? पार्लियामेंट के लिए। हमारे देश के संविधान को लिविंग डॉक्यूमेंट्स कहा जाता है स्टूडेंट। सो ये लिविंग डॉक्यूमेंट्स जनता की या देश की आवश्यकताओं को पूरा करता है। अब ये हमारा चैप्टर यहाँ एंड होता है स्टूडेंट, और हम नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। थैंक यू स्टूडेंट।